हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल NYC एकेडमी विद AK पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना प्लेटफॉर्म NYC एकेडमी। देखिए, हमारा संस्थान ऑफलाइन तरीके से बीघापुर के क्षेत्र में चलता है। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफलाइन संस्थान बीघापुर आ सकते हैं और वहाँ पर हमारे कॉन्टैक्ट के जरिए से आप बिल्कुल पता कर सकते हैं। गूगल पर भी आप सर्च कर सकते हैं, किसी भी माध्यम से आप यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से बिल्कुल आप संस्थान तक पहुंच सकते हैं। और आज की जो क्लास है बहुत बढ़िया क्लास है भैया, क्योंकि हम लोग एक नया जो है टॉपिक, एक नया तरीका पढ़ना स्टार्ट किए थे भैया हिंदी में। देखो, हिंदी में एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, चाहे कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो पुलिस की परीक्षा हो, चाहे वो लेखपाल की परीक्षा हो, चाहे आपका असिस्टेंट ऑपरेटर सहायक परिचालक का फॉर्म पड़ा, चाहे वो पेपर हो, इन सभी पेपर्स में अगर हिंदी आती है, चाहे PCS का पेपर हो, तो हिंदी में देखो एक बात तो कॉमन है, प्रमुख लेखक, कवि और उनकी रचनाएं, ये टॉपिक तो बिल्कुल आना ही आना, एक दो प्रश्न इससे आते हैं। तो हम लोगों ने इसको स्टार्ट कर दिया था और छायावाद को पढ़ना स्टार्ट किया था। और छायावाद में हमने एक कवित्री को पढ़ा था, एक लेखिका को पढ़ा था, महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा के विषय में सभी बातें पढ़ ली थी, कौन कौन सी रचनाएं प्रमुख हैं, उनका कौन सा निबंध है, उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, उनको कौन कौन से पुरस्कार मिले, उनको आधुनिक मीरा कहा जाता है। जितना भी कुछ था इम्पोर्टेंट एग्जाम के लायक, सारी बातें आपको बता दी गई थी। आज हम छायावाद के दूसरे कवि को उठाते हैं, दूसरे लेखक को उठाते हैं सर, जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, क्योंकि इतनी धुआंधार भाई लिखावट, ऐसा लिखने वाले, इतनी कविताएं लिखने वाले कि बिल्कुल इन्होंने, और लिखे भी क्यों ना, क्योंकि रीज़न इसका है थोड़ा सा प्राकृतिक नज़ारे से, प्राकृतिक सौंदर्यता पर ध्यान देते हैं, सौंदर्य के उपासक माने जाते हैं और प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि क्यों कहा जाता है, इसके एक कारण भी है, मैं आपको जरूर बताऊंगा, जरा समझ लीजिए। तो आ जाइए, तो भैया आज हम पढ़ेंगे सुमित्रानंदन पंत को। किसको पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे सुमित्रा, ठीक है, नंदन पंत, ठीक, सुमित्रानंदन पंत, ठीक है, इनको आज हम पढ़ेंगे सुमित्रानंदन पंत। अब देखो एक बात, सबसे पहली बात, सुमित्रानंदन पंत छायावाद के 4 स्तंभों में से एक है। मैंने आपको उसी दिन बताया था भैया कि जो छायावाद होता है, छायावाद के जो 4 स्तंभ माने जाते हैं, उसमें से पहला जो है महिला होती हैं महादेवी वर्मा, ठीक है, महादेवी वर्मा, और दूसरे होते हैं जयशंकर प्रसाद, ठीक है, जयशंकर प्रसाद, और सर जो तीसरे होते हैं वो होते हैं भैया आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत, ठीक है, त्रिपाठी और निराला। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो चौथे हैं जिनको आज हम पढ़ने जा रहे हैं, सुमित्रानंदन पंत। तो बिल्कुल आसान है, सभी रचनाएं जो भी इनके विषय में प्रश्न बनते हैं, जो भी प्रश्न आए हैं परीक्षाओं में, सबकी हम बात करेंगे। देखो, सुमित्रानंदन पंत, ठीक है, इनका जन्म कब हुआ, तो सर सबसे पहले हम इनके जन्म की बात करते हैं। इनका जन्म जो हुआ था भैया वो 20 मई को हुआ था, यानी इनका जो है आगे जन्म दिवस इसी महीने में होगा, ठीक है, 20 मई 1900 ईस्वी को हुआ था। अब देखो 20 मई 1900 ईस्वी को इनका जन्म, पहले तो ये उत्तर प्रदेश था लेकिन आज वर्तमान में उत्तराखंड में है, ठीक है। तो भैया उत्तराखंड में एक जिला पड़ता है और उत्तराखंड का जो जिला होता है वो अल्मोड़ा जिला है, और अल्मोड़ा जिला में एक स्थान पड़ता है कि भैया काशोनी, ठीक है, काशोनी स्थान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनता है, जरा समझ लेना। देखो काशोनी, कौशानी है शायद, ठीक है, कौशानी, ठीक है, कौशानी। अब कौशानी ये स्थान होता है जहाँ पर इनका जन्म होता है। अब समझ लीजिए, देखो कौशानी अल्मोड़ा का एक स्थान है, बहुत बढ़िया प्राकृतिक नज़ारा है, इसीलिए इसे भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं। आप GS के जो है स्टूडेंट होते हुए थोड़ा ये भी याद रखेंगे कि कौशानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। GS की बात है, हिंदी में मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आप थोड़ा याद रखेंगे। यहाँ पर इनका जन्म हुआ सर, जन्म के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, इनके जन्म के ठीक 6 दिन बाद इनकी माता का देहांत हो गया। इनकी जो माता थी सरस्वती देवी, ठीक है, उनका भी निधन हो जाता है, और उनके निधन के पश्चात इनकी पूरी देखभाल, इनका पालन पोषण इनकी दादी माँ करती हैं। इनके जो पिता थे उनका नाम था गंगादत्त,
गंगा दत्त के साथ साथ इनका वास्तविक नाम जरा मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो इनके पिता पहले लिख लेना आप लोग, इनके पिता कौन थे? गंगा दत्त थे, ठीक है। और इसके बाद हम बात करें तो इनका वास्तविक नाम क्या था, थोड़ा सा ये बात आपको बहुत या अच्छे तरीके से याद रखनी है कि वास्तविक नाम इंपॉर्टेंट है कि सुमित्रा नंदन पंत का वास्तविक नाम क्या था? तो भैया गोसाई दत्त, गोसाई दत्त, ये इनका वास्तविक नाम था, ठीक, अच्छी बात। अब देखो इनका वास्तविक नाम गोसाई दत्त था। आप थोड़ा सा देखिए, देखो प्रकृति की सुंदरता सबसे अच्छी सुंदरता मानी जाती है। यहाँ क्या है, उत्तर प्रदेश में जहाँ हम लोग रह रहे हैं, ठीक है। फिलहाल मैं आपको जहाँ से वीडियो बना रहा हूँ बहुत गर्मी है, भयानक गर्मी है, लेकिन आपके लिए काम करना होता है तो बिल्कुल गर्मी को हम एक तरफ थोड़ा छोड़ देते हैं, काम पर फोकस करते हैं, काम हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ऐसी जगह, कौसानी जैसी जगह, बिल्कुल प्राकृतिक नज़ारा, अपने आप काव्य आ जाता। देखो जहाँ पर एक सौंदर्यता, प्रकृति की सौंदर्यता, ये सबसे बड़ी सौंदर्यता मानी जाती है। अगर आप कभी भी देखिए, जब आप कहीं घूमने जाते हैं जहाँ प्राकृतिक सौंदर्यता बहुत अच्छी होती है तो वहाँ ऐसा लगता है कि हम फिर से एक नया जीवन मिल गया, और मतलब बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो एक तरह से ऐसी जगह पर जन्म लिया तो छोटे से ही बहुत अच्छा रुझान था, लिखना, कविताएं करना, लेखन करना, निबंध लिखना, बहुत अच्छा, कहानी लिखना बहुत अच्छा रुझान रहा इनका। और यही कारण है कि इनको जो है प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, ठीक, ये बात लिख लेना। तो सुमित्रा नंदन पंत को, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि, ठीक है, प्रकृति का सुकुमार कवि, ठीक है। और एक बात और भी लिख सकते हैं, भावनाओं से युक्त एवं भावनाओं से युक्त, भावनाओं से युक्त कवि कहा जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल आसान सा तरीका है, ये प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे भावनाओं से युक्त कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को। पिताजी का देहांत हो जाता है, आर्थिक संकट बहुत बड़ा रहता है, और उसी आर्थिक संकट के चलते इन्होंने लेकिन पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं छोड़ी, पढ़ाई लिखाई में लगे रहे, अपना लेखन इन्होंने प्रारंभ रखा, और सभी, संस्कृत भाषा इनकी विशेष भाषा थी, संस्कृत में ही रचनाओं को लिखा करते थे, हिंदी भाषा में भी लिखते थे। और इनकी जो सबसे पहले, अगर हम इनके काव्य संग्रह की बात करें तो बहुत सारे काव्य संग्रह होते हैं, लेकिन इनका जो सबसे पहला काव्य संग्रह था भैया, वो था भैया कौन सा काव्य संग्रह? तो वो था वीणा, ठीक है, वीणा। तो भैया इनके काव्य संग्रह में आपको लिखा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना, काव्य संग्रह, ठीक है। तो काव्य संग्रह की बात करें तो भैया है वीणा, पहला था वीणा, वीणा के बाद ग्रंथि, ग्रंथि, ग्राम्या, ग्राम्या, गुंजन, गुंजन, ठीक है, और युगांत, युगपथ, युगपथ, चिदंबरा, स्वर्णधूलि, स्वर्णधूलि, ठीक है। तो ये प्रमुख जो है इनके काव्य संग्रह होते हैं। देखो आपको मैं बता रहा हूं, जरा समझ लेना। एक और होता है स्वर्ण किरण, आप लिख सकते हैं स्वर्ण किरण, ठीक है। तो इस तरह से देखो मैं आपको और भी बताऊंगा, जरा समझ लीजिए। देखो इनका प्रथम काव्य संग्रह वीणा होता है, वीणा के बाद ग्रंथि, ग्राम्या, गुंजन, ये कई बार पूछा गया है गुंजन किसकी रचना है, तो भैया सुमित्रा नंदन पंत की। ये सबसे महत्वपूर्ण ये भी पूछा गया क्योंकि इसी रचना के लिए इनको मिला था भैया ज्ञानपीठ पुरस्कार, भी मैं बताऊंगा लास्ट में। तो चिदंबरा इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, युगपथ भी कई बार पूछा गया भैया, स्वर्णधूल और स्वर्ण किरण, इन बातों को भी थोड़ा सा आप याद रखेंगे। और हम बात करें तो इनकी एक और भी रचना है लोकायतन, लोकायतन, और सबसे इंपॉर्टेंट है कला और बूढ़ा चांद, ठीक है, कला और बूढ़ा चांद। तो इस प्रकार से ये इनकी क्या हो जाती, प्रमुख रचनाएं हो जाती हैं, ये प्रमुख काव्य संग्रह हो जाते हैं जो इन्होंने लिखा। बाकी इनकी कुछ कविताएं हैं, आपने सुना होगा बापू के प्रति, ठीक है, तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, ठीक है, आपने सुना होगा, ठीक है।
तो ये कविता होती जो पहले मैंने देखा है कि कुछ कक्षाओं में आज भी सिलेबस में सरकारी जो किताबें होती वहाँ पर 6, 7, 8 के सिलेबस में शायद रखी है कि तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, ठीक है। तो यहाँ पर ये कला और बूढ़ा चांद एक बापू के प्रति इनकी कविता भी है। तो इस तरह से वीणा ग्रंथि ग्राम्या गुंजन युगांत युगपत चिदम्बरा और साथ में स्वर्ण धूलि स्वर्ण लोकायतन और कला और बूढ़ा चांद, ये सर इनके क्या होते प्रमुख क्या होते हैं काव्य संग्रह इनके माने जाते हैं। और साथ ही साथ आप एक और लिख सकते हैं चाहें तो युगवाणी भी इनका ही काव्य संग्रह है। युगवाणी आप कहेंगे सर जी कोई ट्रिक, या ट्रिक वगैरह कुछ नहीं, आप अगर 2-3 दिन आप थोड़ा सा इसको देख लेंगे, 2-2, 4-4, 10-10 मिनट बैठ करके रिवीजन कर लेंगे तो ट्रिक वगैरह कुछ नहीं होता है, अपने आप ही तैयार हो जाता है, ठीक है। ट्रिक बिल्कुल आपको अगर आता है तो आपको अच्छा लगता है तो बिल्कुल आप बना लीजिए। फिलहाल मैं तो इस पर ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ ट्रिक वगैरह पर, तो फिलहाल आप बना के पढ़ सकते हैं जैसा भी चाहें, लेकिन हमें लगता है आप 2-3 दिन पढ़ लीजिए तो अपने आप बिल्कुल याद हो जाता है कि किसकी रचना है ये, क्योंकि अगर पढ़ा है आपने अच्छे ढंग से तो बिल्कुल वहाँ पर एग्जाम में बिल्कुल पता चल जाता है कि ये किसकी रचना है, ठीक है। अब हम इनके अवार्ड की बात करें, देखो 1960 ईस्वी में भैया 1960 ईस्वी में इनको अवार्ड मिला था साहित्य अकादमी अवार्ड। कौन सा अवार्ड मिला था? साहित्य अकादमी अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड, ठीक है, साहित्य अकादमी अवार्ड। 1961 की बात करें तो 1961 ईस्वी में इनको मिला था पद्म भूषण। और 1968 ईस्वी में बात करें तो 1968 ईस्वी में चिदम्बरा के लिए, चिदम्बरा ये देखो मैंने लिखी है, चिदम्बरा के लिए 1968 ईस्वी में इनको भैया मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि हिंदी में सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कवि को मिला था? तो सुमित्रानंदन पंत। इस बात को थोड़ा सा याद रखेंगे। तो 1968 ईस्वी में चिदम्बरा के लिए इनको मिलता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब क्वेश्चन पूछेगा कि हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम कवि, प्रथम लेखक हिंदी के कौन से हैं? तो आपको लगाना है सुमित्रानंदन पंत। इस बात को बिल्कुल नोट कर लेंगे कि भैया कि प्रथम हिंदी में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? तो सुमित्रानंदन पंत को मिला। और इस प्रकार से इतनी रचनाएं लिखकर हिंदी को एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाने का काम किया। हिंदी साहित्य को एक तरह से इन्होंने, इनकी विधाएं हैं जो, इनकी रचनाएं जो हैं, उन्होंने हिंदी साहित्य को कंचन जैसा बना दिया। लेकिन ये जो सूरज उगा था हिंदी साहित्य को जो है प्रज्वलित करने, हिंदी साहित्य को चमक देने के लिए, ये सूरज 28 दिसंबर 1977 ईस्वी को अस्त हो जाता है। मतलब इनकी जो मृत्यु होती है वो मृत्यु आप भैया मेरे याद रखेंगे कि 28 दिसंबर 1977 को इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। 1977 को इनकी मृत्यु हो जाती है। और साथ ही साथ एक यहाँ से क्वेश्चन मैं बताऊं कि इलाहाबाद में इनकी मृत्यु प्रयागराज में हुई। वर्तमान आज क्या है? प्रयागराज है। अब एक बात देखिए कि प्रयागराज में एक हाथी पार्क हुआ करता है और उस हाथी पार्क का नाम इनकी मृत्यु के बाद इनके नाम से कर दिया गया। अब उसका नाम है कि सुमित्रा नंदन पंत और बाल उद्यान। तो उसका थोड़ा सा आप याद रखेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत बाल उद्यान, बाल उद्यान ये कहाँ पर है? तो भैया ये है प्रयागराज। तो इस तरह से आज की जो क्लास थी सुमित्रानंदन पंत के विषय में, जो इम्पोर्टेंट था, मैं ये नहीं कहता, देखो ये समझ लो कि इन्होंने इतना कुछ लिख डाला है कि एक किताब बन जाएगी, ठीक है। लेकिन हम लोगों को एग्जाम क्वालिफाई करना है, आपको बस इतना पढ़ना है जिससे कि आपके एग्जाम में काम हो जाए और आप एग्जाम में एक क्वेश्चन कर लें, ठीक है। तो उस दृष्टि से मैंने आपको पूरी वो बातें बताने की कोशिश की है जो आपके एग्जाम में आती हैं, महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से भैया सुमित्रानंदन पंत, इनका जन्म कब? 1900 ईस्वी में उत्तराखंड में अल्मोड़ा कौसानी, इसे हम भारत का स्विट्जरलैंड बोलते हैं, जरा सा याद रखेंगे। छायावाद के 4 स्तंभों में से एक माने जाते हैं और 4 स्तंभ में महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, निराला जी और सुमित्रानंदन पंत होते हैं। साथ ही साथ इनके जो पिता थे गंगादत्त थे, इनकी माता का निधन हो जाता, 6वें दिन सरस्वती देवी होता है। वास्तविक नाम इनका गोसाई दत्त था।
प्रकृति का सुकुमार कवि और भावनाओं से युक्त कवि कहा जाता है इनको। और इनकी जो काव्य संग्रह होते हैं वीणा ग्रंथि, ग्राम्य गुंजन, युगांत, युगपत, चिदंबरा और स्वर्ण धूलि, स्वर्ण किरण, लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद और युगमाड़ी इनके प्रमुख काव्य संग्रह माने जाते हैं। और 1960 ईस्वी में इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला, 1961 में पद्म भूषण मिला और 1968 ईस्वी में सर इनको जो है चिदंबरा के लिए मिला था। आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चिदंबरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार, हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहला पाने वाले सबसे पहले लेखक कौन थे? तो सुमित्रानंदन पंत थे। इतनी बातें बिल्कुल याद रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। प्लीज़ यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल पर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर देना, एक कमेंट जरूर दबा देना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, बस एक मित्र के पास अपने। और साथ ही साथ देखो, वीडियो को 1 से 2 बार आप देखने की कोशिश करें। कोई भी डाउट है तो बिल्कुल मैं इसीलिए आराम से पढ़ाता हूँ, आपको कोई डाउट ना रह जाए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। फिर से हम मिलेंगे अगली क्लास में। तो प्लीज़ बेल आइकॉन जरूर दबा लो, जिससे कि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाए, आप जान जाएं कि हमारी वीडियो कौन सी आई है, कब आई है वीडियो, जिससे कि आपको देखने में आसानी होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।